जीरो पावर ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, गेमिंग ग्लासेस, एंटी ग्लेयर, लाइट वेट, ब्लॉक्स हार्मफुल रेज, यूवी प्रोटेक्शन। डॉक्टर साहब मैं कौन सा चश्मा लूं? मैं दिन भर लैपटॉप के सामने बैठता हूँ, बताइए मुझे। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि ब्लू कट ग्लास यूज करना चाहिए या नहीं। सूरज की किरणों में भी जो हम धूप देख रहे हैं उसमें भी ब्लू लाइट होती है। अगर ऐसे होता कि ब्लू लाइट डैमेज करती तो सदियों से लोगों की आंखें डैमेज हो गई होती। आयुर्वेदिक संस्था है जो कि कुछ प्याज का रस वस मिलाकर और भी बनाते हैं, वो सेफ है प्याज का? तो एलोपैथिक डॉक्टर आई थिंक आयुर्वेदिक के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता और आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो गलत हैं, जो कि मैं क्लियर बताता हूँ। ओपीडी में कोई आता है 10 या 12 साल का या 15 साल का बच्चा जिसको मोतियाबिंद हो गया इतनी यंग उम्र में, पहला सवाल रहता है कि स्टेरॉइड लिया था क्या, और दूसरा सवाल रहता है कि आयुर्वेदिक दवाई ली थी क्या। कितना रिस्की हो सकता है? रोबोट आंख की सर्जरी कर रहा है, बहुत रिस्की नहीं है? कई सारे ब्लेड के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े सब निकाले हैं रेटिना में से और बचाई ही ऐसी आंखें। तो मार्केट में ये जो फैंसी और कलरफुल लेंसेज मिल रहे हैं वो आंखों पे लगाना सेफ है? 18 ईयर ओल्ड यंग कॉन्टेक्ट लेंस पहन के पूल में उतर गई और फिर ओशन में भी उतर गई वही कॉन्टेक्ट लेंस पहन के, और शायद वो सो भी गई। अगले दिन उठी तो कॉर्निया उसका मेल्ट हो गया। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता था उसको बचाने के लिए। कॉर्निया जिसका कमजोर है उसको ठीक कर पा रहे हैं, लेंस जिसका कमजोर है उसको ठीक कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ठीक ही नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए एक आया है ट्रीटमेंट जो इलॉन मस्क की कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है न्यूरालिंक, और FDA ने इसको ब्रेक थ्रू डिवाइस बोला है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द राहुल रंजन शो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें 80% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और नए गेस्ट को और अच्छे बेहतर गेस्ट को हमारे चैनल पर बुलाने के लिए। तो सब्सक्राइब करने में मुश्किल से 1 सेकंड का समय लगता है, बटन नीचे है, आप इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाद हमारे पॉडकास्ट को एंजॉय करें। डॉक्टर विनीत मुथा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। इतने वर्षों का आपका अनुभव है, 20,000 प्लस सर्जरीज, एम्स दिल्ली से आपने प्रैक्टिस शुरू किया था। बताइए सबसे पहले एम्स में कैसा अनुभव था? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। सो एम्स कंसिडरिंग सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है भारत का, तो एम्स जाना हर डॉक्टर का सपना होता है। जब हम MBBS कर रहे होते हैं और एम्स के सामने से कभी दिल्ली आए तो गुजरते हैं तो ऐसा लगता है काश यहाँ पढ़ पाए। और मैं उन कुछ गिने चुने डॉक्टर्स में से हूँ जिनका वो सपना साकार हो पाया। राइट। और मेरी पसंदीदा स्पेशलिटी में ऑफ्थेल्मोलॉजी, जिसमें कि हम काफ़ी सारे लोगों को रोशनी दे सकते हैं, कि लोगों को इस बारे में क्लियर आइडिया है कि हम आंखों के बारे में क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट। सो आपका इंटरेस्ट कैसे आया एक रेटिना सर्जन के रूप में अपना करियर एस्टैब्लिश करने के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पहले मैंने, जैसे आपको पता है प्री शूट में, कि पहले मैंने डर्मेटोलॉजी लिया था, वो भी बहुत प्रेस्टिजियस ब्रांच मानी जाती है, और मैंने मुंबई से लिया था MD डर्मेट। उसके बाद मैंने 1 हफ्ता डर्मेट करके देखा और मेरी दूसरी चॉइस थी ऑफ्थेल्मोलॉजी। दोनों ही यही 2 चॉइस थी। मैं सोचा था एक बार यार ऑफ्थेल करके देख लेते हैं, एम्स में चले जाते क्या जा रहा है, सिलेक्शन हुआ है जाके देख लेते हैं, नहीं होगा तो डर्मेट से कंटिन्यू कर लेंगे। जब मैं अंदर गया, मैंने पहला पोस्टिंग, मेरा फर्स्ट डे वाज ऑपरेशन थिएटर डे एंड दैट वाज इन रेटिना। अब एक बात जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जनरली आंखों के डॉक्टर जो रहते हैं वही रेटिना सर्जरी देखते हैं। MBBS में हमें हवा भी नहीं होती, जैसे मतलब जनरल पॉपुलेशन को हवा नहीं है, वैसे हमें भी हवा नहीं होती। रेटिना में क्या होता है, मैं ये कहता हूँ दावे के साथ कि शायद 50% डॉक्टर्स को अभी नहीं पता होगा कि रेटिना सर्जरी होती क्या है, व्हाट डू वी डू। तो जब मैं गया अंदर एंड ऑपरेशन थिएटर में देखा कि देयर आर 16 ऑपरेशन थिएटर्स केवल आंख के एम्स में, मैंने देखा हर जगह रेटिना सर्जरीज चल रही हैं, तो बस उस पर दिल आ गया और मैंने फिर कुछ नहीं सोचा। लोगों ने बोला यार ये ब्रांच वो है, वो ऐसी, उस ब्रांच में इतना मिल जाएगा इसमें, क्योंकि मेरे पास सारी ब्रांचेस अवेलेबल थी। 390 रैंक थी मेरी नीट में, तो मुझे फिर मेरा दिल आ गया ऑफ्थेल्मोलॉजी पे और मैंने सोचा मुझे यही करना है। तो इसमें फिर रेटिना में आए, तो जैसे रेटिना का ही फर्स्ट मेरा लव रेटिना ही था। जब मैं पहली बार ऑफ्थेल में घुसा तो ऑब्वियसली मुझे था कि आगे रेटिना ही करना है। आजकल जो समय बदल रहा है, हम सब स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। तो अगर कोई 8 से 10 घंटे डेली स्मार्टफोन के सामने या लैपटॉप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बिताता है, तो क्या इससे आंखों को
नुकसान हो रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये आंखों को पूरी तरह से डैमेज कर देता है स्क्रीन टाइम। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, डैमेज नहीं करता है, हाँ कमजोर जरूर कर देता है। हमारी कुछ रीडिंग मसल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में मीडियल रेक्टस मसल, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये मसल्स रीडिंग में काम करती हैं, पास में देखने में ऐसे। अब लगातार हम स्क्रीन के टाइम देख रहे हैं तो एक तो ये मसल कमजोर होती है, तो उसके लिए क्या है, रेगुलर आई एक्सरसाइज करनी जरूरी है। एक्सरसाइज कैसे करना होती है, बस थंब अपना सीधा ले लें, धीरे 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 करके आंख के पास में लाएं और फोकस करें और धीरे धीरे दूर ले जाएं। तो पहली प्रॉब्लम मसल की कमजोरी। दूसरी प्रॉब्लम आंखों में सूखापन। जब लगातार हम कंप्यूटर देख रहे होते हैं तो हम ब्लिंक नहीं करते हैं उतना जितना करना चाहिए, जिससे आंखों की टीयर फिल्म इवेपोरेट हो जाती है। जिस वजह से क्या होता है कि आंखों में ड्राइनेस आता है, बर्निंग सेंसेशन आता है, जलन होती है। उसके लिए आजकल ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, अपने डॉक्टर से सजेशन लेके वो आप डालना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, उससे आने वाली यूवी किरणें भी आंखों को हानि पहुंचाती है लंबे समय में। तो ये यूवी किरणें को ब्लॉक करने के लिए यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस, जिससे कि ऐसे चश्मे लगा लें या स्क्रीन गार्ड लगा लें जिससे यूवी किरणें ना आ पाए। तो चश्मा रियली हेल्पफुल है? हाँ, यूवी प्रोटेक्टिव। इसमें हम बाद में इंटरनेट पे तो बोलता ही है ब्लू रेज से बचाने के लिए चश्मा है, ऑनलाइन मिल रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन मिल रहे हैं। बस यही डिफरेंस है ब्लू कट एंड यूवी प्रोटेक्शन में। ब्लू कट में ब्लू लाइट को कट करने वाले ग्लासेस और यूवी प्रोटेक्शन यानी यूवी किरणों को रोकने वाले ग्लासेस। अब यूवी किरणें दिखती नहीं है, जो आंखों को खराब करने वाली किरणें हैं वो होती हैं यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट। वो कहाँ से, कंप्यूटर लैपटॉप से? कंप्यूटर लैपटॉप से निकलती है, बिल्कुल यूवी जी। और ब्लू लाइट जो सदियों से है, अगर ऐसे होता कि ब्लू लाइट डैमेज करती तो सदियों से लोगों की आंखें डैमेज हो गई होती, क्योंकि विजुअल स्पेक्ट्रम में भी यानी सूरज की किरणों में भी जो हम धूप देख रहे हैं उसमें भी ब्लू लाइट होती है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि ब्लू कट ग्लास यूज करना चाहिए या नहीं। तो जनरली हम लोग जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ आई डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं यूवी प्रोटेक्शन इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ। ब्लू कट एडिशनल ले लें, कोई बात नहीं, दैट इज योर चॉइस, बट यूवी प्रोटेक्शन इज अ मस्ट। तो यूवी प्रोटेक्शन के ग्लासेस अगर हम लेते हैं तो वो ब्लू रेज से भी सेफ करता है? नहीं, ब्लू रेज एक्चुअली मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लू रेज हानि नहीं पहुंचाती है, यूवी लाइट हानि पहुंचाती है, और यूवी लाइट दिखती ही नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं कौन सा चश्मा लूं? मैं दिन भर लैपटॉप के सामने बैठता हूँ, बताइए मुझे। आपको लेना चाहिए यूवी प्रोटेक्टिव एंटी ग्लेयर ग्लासेस। आजकल एक गोल्ड कोटिंग काफी प्रचलित हो गई है, वह भी ले सकते हैं। उसमें ये सारी चीजें आपको मिश्रण में मिलती हैं। ब्लू कट एडिशनल जरूरत नहीं है, अननेसेसरी होता है, बट यूवी प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो जो मैंने बताया एंटी ग्लेयर कोटिंग। एक ही चश्मे में ब्लू जीरो पावर ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, गेमिंग ग्लासेस, एंटी ग्लेयर, लाइट वेट, ब्लॉक्स हार्मफुल रेज, यूवी प्रोटेक्शन स्पेक्स, सारी चीजें 548 रुपए में दे रहा है जी बिल्कुल, एक्चुअली दे देता है क्योंकि कोटिंग इतनी कॉस्टली नहीं आती है सर। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि कोटिंग बस जो रहते हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिकल शॉप्स पे होता है। अच्छा। उसके बाद आपके ग्लास आपको डिलीवर हो जाते हैं। ऑब्वियसली जो बड़े ब्रांड्स रहते हैं उसका कुछ एडिशनल उस चीज का चार्ज होता है। मतलब कई ब्रांड्स 7500 के बेच रहे हैं, कोई 500 का ही बेच रहे हैं। जी, इसमें एक 400 यूवी ग्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो 400 के नीचे वेवलेंथ को ब्लॉक कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो है सर। अच्छा, यूवी 400 बोलिए। यूवी 400 के जो होंगे वो सही होंगे, सबसे अच्छे। अच्छा, ऑलराइट। तो बहुत मतलब आई साइट नहीं जाएगी लोगों की? नहीं, आई साइट नहीं जाएगी, मसल पावर कम हो जाएगी, आंखों में थकान आ जाएगी जिससे जलन, रड़कन, पानी खुजली हो सकता है, और तीसरी चीज यूवी किरणों का हार्म हो सकता है। अच्छा, ज्यादा देर तक लैपटॉप स्क्रीन को देखना और काम करना क्या हमारी नींद को प्रभावित करता है? बिल्कुल सर, खासकर जस्ट बिफोर स्लीपिंग, आप सोने से पहले आपने देख लिया मोबाइल, तो ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। अब इसको क्या है, किरणें जो सूरज की या कोई मोबाइल की या कोई भी लाइट उसको मैनिपुलेट करती है। सपोज हमने देख लिया और मेलाटोनिन की मात्रा कम हो गई तो सडनली हमारी नींद जो है उड़ जाएगी। ओह, मेलाटोनिन चाहिए सुलाने के लिए। तो 2 घंटे पहले केवल ध्यान रखना है। दिन भर अगर हम ज्यादातर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और सोने के 2 घंटे पहले, मान लीजिए 10 बजे सोना है, 8 बजे के बाद स्क्रीन टाइम खत्म कर दिया, तो नींद आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। नींद आएगी, बट देखिए आंखें थक चुकी रहेगी। एक और चीज मैंने बोली, जो आंखों में जलन वगैरह होगी, जलन भी आंखों में अगर हो रही है तो नींद में दिक्कत दे सकती है। तो इसलिए सिंपल सजेशन, इसमें 20-20-20 रूल होता है, जिसमें कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट दूर ब्लिंक करते हुए कहीं पे भी देख लो। ये अगर आप करते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सोने से पहले नहीं, सोने से पहले नहीं, ड्यूरिंग कंप्यूटर वर्क। अच्छा, जब आप वर्क कर रहे हैं हर 20 मिनट पे। हाँ, बट क्या होता है उससे, मैंने भी ये चीज फेस करी, क्योंकि आजकल हम भी पूरे मेडिकल रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक ही रहते हैं हमारे भी, तो मैंने ये फेस करी कि 20 मिनट में तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, हम काम नहीं कर पाते हैं। तो आफ्टर एवरी 1 आवर 2-3 मिनट्स आंखों को आराम से बंद करके बैठिए।
क्योंकि क्या होता है, आप तो ब्रेक ले लेते हो पर आपकी आंखें तो ब्रेक में भी खुली है, तो इसके लिए बंद करना जरूरी है। तो बंद भी करना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो 30 मिनट पे जब भी ध्यान आए ब्रेक लेकर आंखों को बंद करें। और क्या जनरली जैसे आप बोल रहे ज़्यादातर स्क्रीन टाइम के चलते ड्राइनेस है आंखों में, आंखें सूख चुकी हैं, तो उसमें जो ल्यूब्रिकेंट जो आई ड्रॉप्स हैं, जी जनरली हम केमिस्ट पे जाते हैं, बोलते हैं एक आई ड्रॉप देना, तो हर आई ड्रॉप एक ही काम करता है क्या? नहीं, देखिए उसमें क्या 4 प्रकार के तो ल्यूब्रिकेंट ही होते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। कुछ होते हैं शॉर्ट एक्टिंग, कुछ होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन ये है कि हम केमिस्ट के पास जब जाते हैं तो कभी कभी हमें सिप्लॉक्स डी नाम से एक दवाई देता है। सबसे प्रचलित बिकने वाली दवाई है सिप्लॉक्स डी। पर आप जानते हैं डी में क्या है? डी में है डेक्सामिथासोन एंड दैट इज स्टीरॉइड। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टीरॉइड की वजह से ग्लोकोमा या कैटरेक्ट आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें ऐसे कोई मेडिसिन खरीदना है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो, चाहे हम बेसिक टीयर सब्स्टिट्यूट क्यों ना ले रहे हो। बट अगर एक आपने यूज़ किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने एक टीयर सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जो आपकी आंखों को सूदिंग इफेक्ट देता है और आपके डॉक्टर ने बताया कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप वो जरूर वापस से आप जाके केमिस्ट से बोल सकते हैं कि मुझे यही ड्रॉप चाहिए, मैं लंबे समय चलाना चाहता हूँ। हाँ, पर अगर लंबे समय 3-4 महीने चला लिए तो एक बार डॉक्टर से फिर से सजेशन ले लीजिए। अच्छा, कोई भी ऐसा आई ड्रॉप नहीं है जो आप सालों भर यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप जो होती है वो सालों तक यूज कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 महीना यूज कर ली और सपोज उसमें कुछ गलत केमिकल रहा, सपोज डॉक्टर ने जो लिखा है वो नहीं है वो, तो एटलीस्ट आपको श्योर हो जाएगा। एक बार श्योर होके ब्रांड कंफर्मेशन हो जाए फिर उसके बाद आप आराम से वो यूज कर सकते हैं सालों साल। क्या हर इंसान को अपने आंखों का चेकअप कराने के बाद ही नॉर्मल ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप भी लेना है तो लेना बिल्कुल, है? बिल्कुल आप अपनी मर्जी से हर इंसान के लिए एक आई ड्रॉप जो नॉर्मल ड्राइनेस हटाने के लिए चाहिए वो सब नहीं है सूटेबल? जी, ऐसा क्या होता है ना, कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से एलर्जी हो जाती है सर। अब जैसे आपने दवाई डाली, जरूरी नहीं है कि दूसरे को सूट करे, हो सकता है उसको उस दवाई से एलर्जी हो जाए। अब एलर्जी हो जाती है तो हमारे मन में सबसे पहले आता है कि आंखों में कहीं गंभीर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, क्योंकि आंखों के वही रेडनेस हो जाता है, जलन होती है, दर्द होने लगता है। तो इसलिए ये एलर्जी से बचने के लिए हमें ध्यान रखना है कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लेना है। वैसे एक बात बताऊं तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद भी एलर्जी हो सकती है। देखिए, एलर्जी होनी होगी तो पहले से कोई रोक नहीं सकता, एटलीस्ट पर डॉक्टर उस चीज को रोक सकता है एलर्जी होने के बाद। पता तो चले कि कौन सी केमिकल से दिक्कत है। यस, वो बहुत जरूरी है। आंखों के रेगुलर बेसिस पे टेक केयर करने के लिए, जैसे हम अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, आंखों का ख्याल रखने के लिए क्या कोई, जैसे रोज वाटर भी कई बार इंटरनेट पे आता है कि आप डालो आंखों में राहत रहेगा, रोज वाटर सेफ है? जी, स्किन के विपरीत आंखों में ना नेचुरली ऊपर वाले ने सब कुछ टीयर फिल्म वगैरह देके भेजी हमें। आंखों की जो अपनी टीयर फिल्म होती है वो आंखों को पूरी तरह से कवर करके रखती है। अब ये आंसू की परत केवल 7 से 10 माइक्रोन की होती है, इतनी पतली, फिर भी इतनी जरूरी होती है क्योंकि प्रदूषण से भी बचाती है। जो स्किन के ऊपर कोई नेचुरल लेयर शायद नहीं है जो प्रदूषण से बचा सके, पर आंखों के ऊपर है। आंखों में ऊपर यूवी फिल्टर भी लेंस में लगा हुआ है। अगर हम बोल रहे थे यूवी फिल्टर की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली हमारा जो नेचुरल लेंस है वो भी यूवी लाइट को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आंखों में हर नेचुरल मैकेनिज्म है। आइडियली आंखों में कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। आंखों में अगर प्रॉब्लम है तो ये ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो मैंने बताई, ये गुलाब जल, इन सबसे बेटर होती है, क्योंकि गुलाब जल एक्चुअली आंखों में डालने के लिए प्रूवन नहीं है। मतलब ये दवाइयां तब आती हैं जब इनमें 10 से 15 साल की स्टडी हो जाए, उसमें पता चले भाई इतने सारे लोगों को डाली गई, ये रिजल्ट दे रही है। पर जब तक कोई प्रूवन स्टडी नहीं है तब तक वो लिटरेचर में नहीं आता है, और जब तक लिटरेचर में नहीं आता है तब तक डॉक्टर उसके बारे में सलाह नहीं दे सकते। और आंखों में डालने के लिए एक नेचुरल पीएच चाहिए रहता है कि न्यूट्रल पीएच, उतना ही पीएच होना चाहिए। उससे बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो जो नेचुरल परत है वो टूट सकती है। हमने ये देखा है कि ओवर द काउंटर दवाई डालने से जो नेचुरल परत है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से टूट सकती है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल परत में जो केमिकल्स हैं वो हमारे ल्यूब्रिकेटिंग यानी आर्टिफिशियल टीयर्स में होती है। उसको बोलते ही आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, यानी नकली आंसू। तो बेटर रहेगा कि वह डालें रादर देन गुलाब जल या और कोई प्रोडक्ट। अच्छा, कई आयुर्वेदिक संस्था है जो कि कुछ प्याज का रस मिलाकर भी बनाते हैं, वो सेफ है प्याज का रस? जी, इसमें ना क्या होता है कि आयुर्वेदिक एक अलग पूरा प्रैक्टिस है, एलोपैथिक एक अलग पूरा प्रैक्टिस है। तो एलोपैथिक डॉक्टर आई थिंक आयुर्वेदिक के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, और आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, जो कि मैं क्लियर बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं जो मार्केट की जाती हैं। अब ये जो मार्केट की जा रहे हैं आई ड्रॉप, इसका कोई लिटरेचर नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। जी, कोई रिसर्च नहीं है। जैसे अगर हम रिसर्च, जो हमारी एलोपैथिक दवा है उसमें आपको साइड इफेक्ट पता है, इसलिए आप बोलते हो यार इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको पता है। पर
एक चीज मैं क्लियर ऑन कैमरा कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक दवा सेकेंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होते हैं कैटरेक्ट और ग्लोकोमा, यानी मोतियाबिंद और कांचबिंद के आफ्टर स्टेरॉइड। अगर मेरे ओपीडी में कोई आता है 10 या 12 साल का या 15 साल का बच्चा जिसको मोतियाबिंद हो गया इतनी यंग उम्र में, पहला सवाल रहता है कि स्टेरॉइड लिया था क्या, और दूसरा सवाल रहता है कि आयुर्वेदिक दवाई ली थी क्या। तो इसमें ये जरूर है कि उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, जस्ट उसके पर्चे में लिखे हुए नहीं आते। बट आजकल बहुत अच्छी बात है कि कुछ आयुर्वेदिक संस्थान हैं जो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों लिख के आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। और मैं मतलब सच में मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऐसे संस्थानों का जो आप इतना अच्छे से रिसर्च आयुर्वेदिक दवा में भी आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आंखों में जैसे गर्मी महसूस हो रहा है या जलन महसूस हो रही है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम है या प्रदूषण है कुछ, तो उसमें 3 ऑप्शन है मेरे पास। टैप वाटर से आंखों को धो लूँ, दूसरा आरओ वाटर से धोऊं, और तीसरा बहुत गर्मी लग रही है तो मैं चिल्ड वाटर से धोऊं, फ्रिज से पानी निकाल कर। अब तीनों के में कौन सही है, क्या सही है? इसमें सबसे अच्छा है कि आप जो नेचुरल आरओ का वाटर है रूम टेम्परेचर वाला उस पे धोइए, क्योंकि ज़्यादा ठंडे या ज़्यादा गर्म से भी आंखों के आंसू की परत, जैसे मैंने बताया कि बहुत पतली सी परत होती है, वो इतनी सेंसिटिव है, अगर आप ज़रा सा ठंडा चीज़ कर लेंगे तो वो अफेक्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि अगर बर्फ़ से सेक डॉक्टर बताए, वो कब बताते हैं? जब एलर्जी होती है। कुनकुना सेक डॉक्टर कब बताता है? जब आंखों के कुछ नेचुरल ऑयल के पोर्स होते हैं वो जब बंद हो जाएं, वो ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हो जाते हैं, तो उसमें कुनकुना सेक बताया जाता है। और नॉर्मल टेम्परेचर से अगर रेगुलर आपको डे टू डे वॉशिंग करना है नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से, और वो भी एक चीज़ बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसे स्प्लैश करके धो लेते हैं। स्प्लैश नहीं, हल्के हाथ से आप कर लीजिए तो आंसू की परत भी इफेक्ट नहीं होगी। स्प्लैश करने से झटका लग रहा है, आंसू की परत जैसे ऐसी बनी हुई है, एक है ना, रेगुलर एक आंसू की परत बनी है, वो ब्रेक हो जाती है। एक्चुअली इसका टेस्ट भी है, इसको हम बोलते हैं टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। अगर कोई ज्यादा आंसू की परत किसी की कमजोर है वो ब्रेक हो जाती है जल्दी, तो हम उसको आर्टिफिशियली ब्रेक कर रहे हैं पानी मार के, जो कि एक्चुअली वो बनी रहनी चाहिए आंखों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि हल्के हाथ से धीरे धीरे से आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से आप धो सकते हैं आंखों को, उसमें कोई गलत नहीं। बेटर रहेगा कि आरओ वाटर है तो। गॉट इट। डॉक्टर साहब ने खुद क्यों चश्मा लगाया हुआ है? अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आपने चश्मा क्यों लगाया। तो इसका पहला कारण, जो सबसे फनी कारण है, जो मैं अपनी रील में बताता हूँ, मेरी मर्जी। उसमें गाना था, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। सही है। तो ये एक बेसिक जस्ट इसलिए है क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रोसेस है। जैसे हर गंजा बाल नहीं लगवाता, हर चश्मे वाला चश्मा नहीं हटवाता, एकदम सिमिलर। क्योंकि बाल लगवाना आपकी मर्जी है, चश्मा हटवाना आपकी मर्जी है। ये तो पहला चीज़ हो गया। पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्यों हम नहीं हटवाते, उसका मुख्य कारण है, एक तो हम पढ़ाई करते करते करीब 35 के हो जाते हैं, उसके बाद 40 करीब रहता है। अब 40 के हो गए तो पास का चश्मा आ जाएगा। अगर आप दूर का चश्मा हटा लोगे तो 40 के बाद पास का चश्मा आ जाएगा। और मैं फिर ऑपरेशन कैसे करूंगा? मेरी ट्रॉली पे कुछ रखा है, मैं उठाऊंगा कैसे? मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या रखा है। तो उसके लिए मुझे एक और असिस्टेंट रखना पड़ेगा जो मुझे सर्जरी के बीच में चश्मा पहनाए, क्योंकि हम तो वॉश रहते हैं, धुले हुए हाथों से हम कोई नॉर्मल चीज टच नहीं कर सकते। करेक्ट। तो एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा चश्मा पहनाने के लिए, फिर मैं इंस्ट्रूमेंट उठाऊंगा अपनी ट्रॉली पे से और फिर ऑपरेशन करूंगा। पहले दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपने सुना होगा चश्मा हटाने के ऑपरेशन के बाद अक्सर चकाचौंधी बढ़ जाती है। और हम कहाँ काम करते हैं? लाइट्स में। हमारे माइक्रोस्कोप की लाइट रहती है, टॉर्च की लाइट रहती है, हर जगह से हमें क्या आएगी? चकाचौंधी। तो हम काम कैसे करेंगे? तो आई डॉक्टर्स इसलिए चश्मा नहीं हटाते, ये मुख्य कारण है। बट आजकल कई सारे, अभी जो रिसेंटली पास आउट आई डॉक्टर्स हैं मेरे पास, कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने चश्मा हटाया हुआ है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग केस, मैंने रिसेंटली एक व्यक्ति उनका सर्जरी किया था। शी वॉज MBBS पास आउट, उसको भी ब्रांच का कन्फ्यूजन था। मैंने बोला तेरा चश्मा हटाता हूँ, चल तेरे को सर्जरी दिखाता हूँ कैसे होती है। उसका मैंने -15 का पावर हटाया। और उसके बाद अभी रिसेंटली एक ऑफ्थेल की कॉन्फ्रेंस हुई, आंख के डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस। मैंने बोला इसमें पेशेंट्स को भी बुलाने लगे, बेटा तुम तो, मैंने तुम्हारा सर्जरी किया था, तुम यहाँ क्या आए हो? तो वो बोली कि सर मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी ले लिया है, उसको इतना अच्छा लगा। तो एक्चुअली चश्मा हटवा रहे हैं ऐसा नहीं, पर अगर आंख के डॉक्टर होते हुए चश्मा हटा रहे हैं तो कुछ चीज़ें मस्ट हैं। एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, मसल पावर वीक हो जाती है, उसकी एक्सरसाइज। चकाचौंधी के प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स आते हैं आजकल, एंटी ग्लेयर गॉगल्स, जैसे हमारी बात हुई, येलो कलर के गॉगल्स, वो आप पहन के सर्जरी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें करेंगे तो आंखों के डॉक्टर को भी दिक्कत कम आएगी। जी। अच्छा, तो ये चश्मे को हटाने के लिए सर्जरी है ना, लेंस आप यहीं पे फिट कर सकते हैं आंखों में ही। हाँ, तो वो क्यों नहीं करवाते? लेंस अंदर फिट कराने से भी प्रॉब्लम्स वही रहेगी कि पास का चश्मा तो आएगा ही आएगा 40 के बाद सभी को, जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। चाहे दुनिया में कोई भी पद्धति हो, सबको 40 के बाद चश्मा आना कंपलसरी है। जैसे कंपलसरी मतलब सबको आएगा, सभी को आएगा। जैसे झुर्रियां सबको आती हैं,
सफेद बाल सबके होते हैं, ऐसे 40 के बाद चश्मा सबको आएगा। लेकिन सभी तो नहीं पहनते, यानी उनको पता नहीं है। केवल पास के लिए आता है तो दिन भर नहीं लगाते, पर पास के लिए जो है डिस्टेंस एडजस्ट करने पड़ते हैं उनको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है ना, अभी मैं जैसे ये है तो मैं यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, बट 40 के बाद आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसके बेटर है कि चश्मा लगा के सही डिस्टेंस पे आप रीडिंग कीजिए। हेल्दी रीडिंग डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। हम दूर करते जाते हैं, मैंने अक्सर पेशेंट देखा है, हम ऐसे करते तो दिख जाता है हम चश्मा नहीं पहनेंगे। आंखों का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हमने पढ़ा था जी। तो 25 सेंटीमीटर के आगे 30 सेंटीमीटर जी, पे 30 सेंटीमीटर अच्छा रीडिंग डिस्टेंस होता है सर, बट क्या है हम दूर दूर करते जाते हैं जैसे 40 के बाद, तो वो गलत है। और एक और लोगों को चश्मा नहीं आता है, सबसेट ऑफ पीपल जिनको -1 का पावर है सपोज, ठीक है, -1 का, यानी दूर के लिए भी इतनी ज्यादा पहनना तो चाहिए पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। और पास का आता है +1, तो नेट पास का पावर क्या हो गया, -1 और +1 का जोड़ 0। तो ऐसे लोगों को 45 के बाद आता है जिनको ऑलरेडी माइनस का पावर है। तो यही कारण है कि हम लोग भी चश्मा नहीं हटाते, क्योंकि माइनस का पावर है मेरा, मुझे 40 के बाद भी दिखेगा, क्योंकि मैं चश्मा हटा के देखूंगा तो मुझे पास का क्लियर दिखेगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। ठीक है, गॉट इट। इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, मतलब सभी को आता है। अच्छा, कई बार जनरली हम आंखों में जब भी खुजली होती है तो ऐसे ही रब करना शुरू करते हैं ना जी। अब हाथ गंदे भी हैं, कैसे है, हमने तो सैनिटाइजर वर्क किया नहीं है। हाँ। तो क्या इससे आंखों को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है या आईसाइट में कोई दिक्कत आ सकती जी है? सबसे पहले तो आपने सही कहा, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या कीटाणु है हम नहीं जानते। हम हर समय तो साबुन से हाथ धो के नहीं टच करेंगे, गलती से मसल लिया तो ये कीटाणु जा सकते हैं, जिससे अगर किसी और को आपके आसपास कोई बीमारी थी, आंखों का इन्फेक्शन था, सपोज ये टेबल पे कोई बैठा था, टेबल पे हाथ रखा था, तो उसने मैंने टच किया और मैंने अपनी आंख पे लगा लिया मसलते हुए, पहली चीज याद नहीं रहने के कारण इन्फेक्शन। पर दूसरी, ये तो छोटी चीज है, दूसरी गंभीर समस्या भी आ सकती है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो अपनी काला भाग होता है, अपनी पुतली कॉर्निया, उसके अंदर कुछ कोलेजन फाइबर होते हैं, जैसे ऐसे ब्रिक होती है ना, ऐसे ब्रिक्स होती है वॉल की तरह। अब ये जो ब्रिक रहती है, ये मसलने से जो कोलेजन की ब्रिक्स हैं ये टूट जाती हैं। तो कॉर्निया जो ऐसा गोल होना चाहिए, ऐसा गोल, वो हो जाता है तिकोना, क्योंकि जो आपके ब्रिक्स है वो टूट गई, कोलेजन की ब्रिक्स टूट गई तो तिकोना हो गया, जिसको हम कहते हैं केराटोकोनस। नाम में इसका अर्थ है, केराटो यानी काला भाग, है ना, कोनस यानी कोनिकल। तो केराटोकोनस नाम की गंभीर बीमारी आ सकती है, और इसका मुख्य कारण ही आई रबिंग होता है, खासकर बचपन में। तो खुजली हो तो क्या करें हम? बेसिकली खुजली हो, हल्के हाथ से आप थोड़ा मसल लें, इसमें मैं कभी मना ही नहीं दूंगा। बहुत सॉफ्टली मसलना है, आंखों का बहुत ख्याल रखना है ना, और सॉफ्ट हिस्सा है। हाँ, दूसरा, अगर दिन में आप समझें कि हर पूरे दिन भर ही अगर आप आंख मसल रहे हैं तो बेटर है आई डॉक्टर को दिखा लें। तो वो कुछ एंटी एलर्जिक दवा लिख देंगे, उससे आपकी मसलन ठीक हो जाएगी, आपको मसलना भी नहीं पड़ेगा। और ये बेसिकली बच्चों में ज्यादा कॉमन है, 30 की एज के बाद ये जनरली कॉमन नहीं है, एक्सेप्ट जिनका पहले लेसिक या और कोई सर्जरी हुआ हो कॉर्निया का। 30 के पहले केराटोकोनस बहुत कॉमन है बच्चों में, छोटे बच्चे जो 18-20 साल के हो गए, या उससे भी छोटे 14 साल के बच्चे हो गए। और जो बड़ों में जिनकी आंख का ऑपरेशन हो चुका है वो ना मसले, लेसिक। तो डॉक्टर साहब, आजकल फैशन का दौर चल रहा है। हाँ, लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, लोगों से अलग दिखना चाहते हैं जी। अब क्या है, नए नए कपड़े बदल के पहनते हैं, तभी लोग ये नहीं बोलते तुम अलग दिख रहे हो। तो सोचते हैं आंखों का कलर चेंज कर देना तो तुरंत दिखेगा। तो आजकल फैंसी और कलरफुल लेंसेज आ गए हैं, जिसमें आंखों की रोशनी के लिए नहीं, बस सुंदर दिखने के लिए या अलग दिखने के लिए। तो मार्केट में ये जो फैंसी और कलरफुल लेंसेज मिल रहे हैं, वो आंखों पे लगाना सेफ है? जी देखिए, इसमें एक चीज है कि उसका जो मटेरियल रहता है वो फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होता है। दूसरी चीज, उसमें से पिगमेंट रिलीज होना बताया गया है कि जैसे लाल लगा रहे हैं तो लाल का थोड़ा थोड़ा पिगमेंट रिलीज होता है, कलर तो है ही ना जी, और इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप लगा ही रहे हैं तो उसके साथ आई मेकअप ना करें फिर, क्योंकि आंख का अगर आप काजल भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो या तो आप केवल लेंस लगा लो, कभी मैं बोलूंगा 1-2 घंटा मैक्सिमम, उसके बाद निकाल के ऐसे लेंस लो जो डेली डिस्पोजेबल हो, सुबह लिए शाम को फेंक दिए। डेली डिस्पोजेबल, हाँ, वापस उसको धोखे नहीं लगा सकते? नहीं, डेली डिस्पोजेबल लेंस इसलिए सबसे अच्छे होते हैं कि धोखे नहीं लगाना पड़ता। सुबह लगाओ, शाम को फेंक दो। कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस ऐसे भी आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही यूज करने चाहिए, बहुत जरूरत पड़े तो। नहीं तो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि आंखों का कलर ना नेचुरली ऊपर वाले ने दिया है, आपके कलर आपकी पहचान है आंखों की, और उसको
मतलब ऐसा नहीं होता हर आंख सुंदर होती है। हमने देखे ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, ग्रे आइज, हर आंख अपने आप में सुंदरता उसमें होती है। मुझे नहीं लगता उसको एडिशनल सुंदरता की जरूरत है। अच्छा, तो आप डिस्पोजेबल आप कह रहे हैं, तो कई लोग तो पार्टी में गए, चेंज करना भूल गए, निकालना भूल गए, पहन के सो गए, तो बहुत रिस्की हो सकता है पहन के बहुत सोना। ज्यादा रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की। एक मैं आपको केस बताता हूँ। अच्छा। मेरी एक पेशेंट थी जो गोवा से आई, फ्लाइट से डायरेक्ट दिल्ली, क्योंकि पता है कि एम्स दिल्ली जाना है, वो है आई, और 18 ईयर ओल्ड, यंग बिल्कुल, है ना, कि अब कुछ करके दिखाना है जिंदगी में ऐसी, और उसने कॉन्टेक्ट लेंस पहन के पूल में उतर गई और फिर ओशन में भी उतर गई वही कॉन्टेक्ट लेंस पहन के, और शायद वो सो भी गई। अगले दिन उठी तो कॉर्निया उसका मेल्ट हो गया, जो काला भाग है वो टर्न्ड इनटू ग्रीन, एंड इट वाज कंप्लीटली ग्रीन, एंड दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता था उसको बचाने के लिए। आईसाइट ही चली गई जी, तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल केस पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि मैं पॉडकास्ट के लिए कुछ एग्जेजरेट करके बताऊं, पर ये एक्चुअल मुझे मेरे जहन में अभी भी, क्योंकि मैंने उसके पेरेंट्स को उसको इतना रिस्की हो सकता है ये fancy रोते हुए contact देखा है lens। सर, मेरे ओपीडी में और हमारे मतलब लिटरली, और मुझे खुद एक मतलब ये हुआ ना कि यार आंख का इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम इसका कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, ऐसे केसेस में भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है, बट फिर भी पूरी रोशनी रिकवर नहीं होती ना। बच्ची की जो रोशनी ऊपर वाले ने दी थी वो शायद हम नहीं दे सकते। तो कॉन्टेक्ट लेंस अगर सही से यूज किया जाए तो एक अच्छा इक्विपमेंट है चश्मा हटाने के लिए, बट अगर सही से यूज ना किया जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। साथ ही में कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस की बात हुई तो एक और चीज मैं जस्ट पॉडकास्ट के पर्पज से बताऊं हमारे व्यूअर्स को, कि आजकल ऐसा भी प्रोसीजर आ गया है जिससे कि आंख की कॉर्निया जो है, काला भाग, उसमें एक टनल बन जाती है, और टनल में जो कलर चाहे आप फिल कर दो। अच्छा, ऐसा भी प्रोसीजर आ गया है, जो कि अभी तक एफडीए ने अप्रूव नहीं किया है। अगर आगे जाके होता है एफडीए अप्रूवल, उसका सारी जांच पड़ताल रिसर्च करने के बाद, तो शायद हम आगे ऐसा प्रोसीजर देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ अभी वो इतना यूज में नहीं है। हाँ, बट आंखों का कलर जो कॉन्टैक्ट लेंस से चेंज कर रहे हो वो परमानेंटली चेंज कर सकते हो। Yes. लेकिन मुझे लगता है जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस चेंज करते हैं ना, वो एक कलर से बोर हो जाते हैं, वो चेंज करा के फायदा नहीं है इसलिए उनको। मैंने बोला ना, आंखों का नेचुरल कलर रहने दीजिए, वो बहुत सुंदर है। अच्छा, और कई लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस को ना लगाने से पहले या तो धोते हैं पानी में, या तो मुंह में ही लेके थूक से गीला करके और डालते हैं आंखों में, लगाते हैं। क्या ये सेफ है? सोचिए ना, हम लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते, हाँ, और हमारे मुंह का झूठा अगर हम आंख में डाल लें, क्यों नहीं पीते मुंह का झूठा पानी? क्योंकि मुंह में कई तरह के कीटाणु होते हैं। मुंह एक्सटर्नल सोर्स से डायरेक्ट कनेक्शन में, आंख क्यों नहीं है कनेक्शन में? क्योंकि आंख में ऑलरेडी एक टीयर फिल्म है जो आंखों को प्रोटेक्ट कर रही है। आंख दिख रही है पर उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, पर मुंह में ऐसी कोई ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं है, सब आ रहा है जा रहा है। करेक्ट। और हम उसी से मुंह में कॉन्टेक्ट लेंस लेके और आंख में लगा ले रहे हैं, तो इसमें तो सबसे ज्यादा गंभीर चीज है, तो बहुत बड़ा रिस्की है ना, बहुत ज्यादा रिस्क। अच्छा, आंखों के ब्लिंकिंग का आंखों के हेल्थ से कैसे रिलेशन है? 1 मिनट में 12 बार आंख ब्लिंक होनी चाहिए। अभी हम लोग पॉडकास्ट यूज कर रहे हैं ना, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो उसमें मेरी आंख और आपकी आंख शायद मिनट में 1 या 2 बार ब्लिंक कर रही है। तो डेफिनेटली पॉडकास्ट 1-2 घंटा चल गया तो उसके बाद हमको आई ड्रॉप डालनी पड़ेगी, क्योंकि आंखें जलन होने लग जाएगी। अच्छा, आंखें थक जाएगी। तो नॉर्मली 1 मिनट में 12 बार आंख ब्लिंक होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो वो अधूरा है। पर ये एक इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से, हाँ, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप ब्लिंक ऐसे कर सकते हो, पर जब आप वर्क कर रहे हो तो आप वर्क पे ध्यान दोगे कि मेरी आंख ब्लिंक हुई है कि नहीं। ऑब्वियसली आगे आपका करियर है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आगे करने की, ध्यान कुछ और जगह पे है। तो इसलिए 20-20-20 रूल बनाया गया, जो मैंने पहले बताया। साथ में आफ्टर एवरी 1 आवर 2 मिनट्स आंखों को बंद करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्या क्या याद रखे इंसान? एक 20-20 रूल ये भी कहता है कि बीच बीच में पानी भी पियो, फिर एक बोलता है कि बीच बीच में खड़े होकर वॉक भी करो, आंखें ब्लिंक करो। सब बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सिंपल तरीके से हम बेसिक डॉक्टर की भाषा में समझें तो 1 घंटा आप अच्छे से काम करो, शिद्दत से, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, भूल जाओ सब। 1 घंटा जब हो जाए तो खड़े हो, इधर उधर वॉक करो, है ना, थोड़ा पानी पियो, और 1 मिनट आंख बंद करके ऐसे काम स्टार्ट कर। 1 मिनट आंख बंद करने का इतना इंपॉर्टेंस है, आप सोचे ना, वो आपकी आंख तो बंद हो रही है पर साथ में मेडिटेशन भी हो रहा है, और वो मेडिटेशन से अगला 1 घंटा बहुत अच्छा जाएगा। उसमें आप शायद अगले 1.5 घंटे का काम कर लो। तो आफ्टर एवरी 1 आवर सिंपल शब्दों में मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, आंखों की हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या न्यूट्रिशन, कौन सा विटामिन, क्या क्या खाए पिए? सबसे अच्छी चीज तो हमारी टेबल पे रखी है बादाम। बादाम बहुत अच्छा है आंखों के लिए। विटामिन ई होता है। गाजर, टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन ए इतना जरूरी है आंखों के लिए कि शायद और कोई चीज इतनी आंखों के लिए गाजर बहुत बढ़िया है। गाजर, टमाटर, जो भी लाल या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उसमें एक सब्सटेंस होता है बीटा कैरोटीन। ये क्या है? प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए बनाने वाली चीज।
और उसके बाद ये शरीर में जाके विटामिन ए बनता है जो हमारे पर्दे में जाता है और पर्दे को न्यूट्रिशन देता है, साथ में आंखों को ड्राइनेस होने से बचाता है। दोनों तरफ विटामिन ए रहता है। और सेकंड इज विटामिन ई जो बादाम में, और अगर नॉनवेज खाना है तो फिश लिवर ऑयल वगैरह में रहता है। आजकल मैंने कहीं देखा था इंटरनेट पे कि रोबोटिक सर्जरी हो रहा है। हाँ करेक्ट। कितना रिस्की हो सकता है? रोबोट आँख की सर्जरी कर रहा है, बहुत रिस्की नहीं है ये? एक्चुअली देखिए, मैं आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट बताता हूँ कैसे आँख की सर्जरी शुरू हुई। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आंखों की सर्जरी, मोतियाबिंद की सर्जरी का आविष्कार हुआ है हमारे भारत में। पहला मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था सुश्रुत जी के द्वारा, जो कि महान बेसिकली क्या बोलें कि फादर ऑफ सर्जरी हैं। उन्होंने सर्जरी निकाली कि सर्जरी हो सकती है इंसान के शरीर में, जबकि सारे लोग उनके विपरीत थे, भाई ये नहीं कर सकते, आंखों को टच नहीं कर सकते। उन्होंने उस जमाने में नहीं, सालों मतलब हजारों सालों पहले उन्होंने आंख की सर्जरी करके दिखाई थी, जिसको हम बोलते थे काउचिंग। मतलब लेंस को धकेल देते थे पीछे पर्दे में, तो बीच का हिस्सा खाली हो जाता था, बीच का एरिया जहाँ लेंस सफेद हो गया है वो हिस्सा खाली हो जाता था और रोशनी पर्दे तक पहुंच पाती थी। सालों पहले की बात। पर अब जो है, पहले कट वाली सर्जरी आई, फिर लेजर वाली सर्जरी आई। लेजर बेसिकली हम स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन आया। फेको इमल्सिफिकेशन जो है वो आधुनिक सर्जरी होती थी। उसके बाद फेम्टो सर्जरी आई। फेम्टो क्या होता है कि बेसिकली आधा काम जो है फेको का वो ये फेम्टो मशीन कर देती है। आधा काम यानी आंखों के अंदर घुसना, आंखों के लेंस के पीसेस मल्टीपल, जैसे पिज्जा के पीस डिवाइड करते हैं ऐसे हम लेंस के पीस डिवाइड करते हैं और एक एक करके पीस लेते हैं। कट नहीं होता है बेसिकली, उसको सेपरेट। जैसे एक पत्थर है, पत्थर को आप अलग अलग भाग में तोड़ रहे हो, सॉफ्ट पत्थर है उसको अलग। तो आंख तो हमारी बंद है ना, पूरा लेयर कवर्ड है, तो आप कट करते हैं क्या? नहीं, आंखों के अंदर जाते हैं 2 मिलीमीटर के इंसिजन से। किधर से जाते हैं? व्हाइट वाले हिस्से से या ब्लैक वाले हिस्से से? ब्लैक, और इनका जो जंक्शन है जिसको हम कहते हैं लिम्बस, इस हिस्से से हम अंदर जाते हैं। कैसे? सुई जैसा पतला? स्मॉल माइक्रोकेराटोम होता है, एक मशीन रहती है जिससे आंखों के अंदर जाया जाता है। स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। जाता होगा ना? जाता वैसे ही है, बट ये सर्जिकल कट होता है। ये मैं बोल रहा हूँ सबसे आधुनिक सर्जरी के बारे में। 2 मिलीमीटर ही सबसे आधुनिक सर्जरी। सोचिए आंखें इतनी बड़ी हैं, पहले तो 6 मिलीमीटर का कैंची से कट करते थे, फिर 6 को लाए 3 पे, फिर 3 से आए 2 पे। 2 सबसे आधुनिक है बेसिकली। ये सर्जिकल कट हाथों से हो रहा है या मशीन से हो रहा है? मशीन देखिए क्या होता है, रोबोटिक। हाथ से कुछ भी नहीं पकड़ते हम, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं बस हाथ से। इंस्ट्रूमेंट आंख के अंदर जाता है, हमारी उंगलियां टच भी नहीं होती हैं आंख के ऊपर, सब इंस्ट्रूमेंट करते हैं। ये रोबोटिक पे नहीं है, रोबोटिक है या अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट से हाथों से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो जो डॉक्टर आई का सर्जरी कर रहा है उसका मतलब कितना बढ़िया प्रेसिजन है, वो कांप नहीं रहा। एकदम आंख हाथ नहीं कांपते हमारे, बिल्कुल नहीं कांपते हमारे, एकदम माइक्रो, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक हम सर्जन्स हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट चूज करने वाले का पहले हाथ चेक करते हैं कि ये कांप रहा है कि एकदम नहीं, हम खुद चेक करते हैं। इंडिया में अभी तक हाथ चेक नहीं करते हैं। नहीं, चेक करना चाहिए ना भाई। तुम जिस डिपार्टमेंट में आ रहे हो तुम्हारा हाथ कांप रहा है तो फिर उसके लिए एक्सरसाइज करो। वो चीज बिल्कुल चेक होनी चाहिए, बट अभी तक वैसी चीज चेक नहीं होती है। बट फिर भी अगर हम बोले तो ऐसा व्यक्ति आंख कंटिन्यू नहीं करता है ना, उसको क्या बेनिफिट है आंख में रह के? वो सर्जरी ही नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सर्जरी है आंखों में, वही सबसे अच्छी चीज है। आंखों का बेस्ट पार्ट इज सर्जरी, और वही अगर आप नहीं कर पाओगे तो मोस्टली जनरली लोग खुद ही छोड़ देते हैं, ऐसे जिनको प्रॉब्लम है। बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं यंग एज में जिनका हाथ हिल रहा है इतना तेजी से, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो पहले सर्जरी में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे करके हम 10 मिनट पे लाते हैं, फिर 5 मिनट पे लाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग पेशेंट बोलते हैं यार 5 मिनट में तो सर्जरी कर दी, भाई उसके लिए 10 साल की मेहनत करिए। पहला सर्जरी 3 घंटे में किया था मैंने। अच्छा। अब आपकी करिए जो 3 से 4 मिनट में जो हम कर रहे हैं वो इस वजह से अनुभव है, वर्षों का अनुभव है। और आप सोचें, ये तो आप कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं, रेटिना सर्जरी में तो नैनोमीटर में काम है। इधर तो अपन 2 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, वहां तो हम 20 नैनोमीटर की मेम्ब्रेन पील कर रहे होते हैं आंखों के ऊपर से, पर्दे के ऊपर से। वो तो और प्रिसीजन बहुत आगे चाहिए रहता है उसमें। खैर एनीवेज, हम जिस टॉपिक पे थे, फिर आई फेको इमल्सिफिकेशन। फिर फेम्टो में क्या हुआ, आंखों के अंदर भाग जो जाने का भाग था, जो अभी हमने बताया ना, पकड़ के हम डाल रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन में, वो फेम्टो मशीन करके देती है। आंखों के अंदर किसने बनाया? मशीन ने। आंखों के अंदर गए, जो लेंस को डिवाइड किया, जो लेंस एक पत्थर के समान है, सॉफ्ट पत्थर के समान, उसको जो डिवाइड किया वो सर्जन ही करता है। अच्छा। तो ये भी आधी रोबोटिक आई, मतलब पार्शियली रोबोटिक, पर लोगों ने काफी उसको प्रचलित करवा दिया रोबोटिक बोल बोल के। पर आज के जमाने में 2025 में भी एक इंडियन ने ही पहली रोबोटिक सर्जरी की, मतलब इंडियन वंश के व्यक्ति ने, उनका नाम है डॉक्टर उदय देवगन। उन्होंने पहली रोबोटिक, फुल्ली रोबोटिक, वो बैठे हैं अलग कमरे में, अंदर है रोबोट ऑपरेशन थिएटर में, वो बाहर से पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन क्लोज्ड स्क्रीन पे, और उधर से वो ऑपरेट कर रहे हैं और वहां अंदर रोबोट कर रहा है। यहाँ से कर रहे हैं, वो बाहर अपनी जगह, रोबोट के हाथ में सब कुछ। अच्छा। और रोबोट कर रहा है ऑपरेट। ये बाहर से, मतलब ओटी में है भी नहीं, बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। और ये सक्सेसफुल हुई, 11 लोगों में करी गई और बहुत सक्सेसफुल हुई।
अभी भी एफडी अप्रूवल का वेट कर रही है और काफी सारी चीजें इसमें और बची है आने की, जिससे और फास्ट और इसको अच्छा प्रिसाइज कर सके और कॉस्ट डाउन कर सके। बहुत महंगी हो जाती है, इंडिया में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हो करोड़ों में हो जाती है। तो उस चीज को डाउन कर रहे हैं और फिर ये शायद इंडिया में आएगी, प्रोबेबली 5-8 साल में हम देख पाएंगे फुल्ली रोबोटिक। अच्छा। अगर फेमटो को कोई रोबोटिक बोल रहा है वो झूठ है, क्योंकि वो आधा ही सर्जरी कर रहा है फेमटो, बाकी का सर्जरी तो डॉक्टर ही कर रहा है। अच्छा, तो अच्छा, ये मोतियाबिंद बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। बिल्कुल। तो इसकी सर्जरी कितनी एडवांस हुई है, मतलब सेम डे इंसान घर जा सकता है? जी बिल्कुल। अभी जो हम बात कर रहे हैं 2 मिलीमीटर इंसिजन की, उसमें क्या रहता है कि हम ऑपरेशन करते हैं 4 से 5 मिनट में। ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहते हैं पेशेंट 15 मिनट, और हमारे यहाँ तो हम ऑपरेशन थिएटर में गाने और चला लेते हैं, पेशेंट के कंफर्टेबल गाने जो पेशेंट सुनना चाहे। कोई किशोर कुमार बोलते हैं तो हम भी सुन लेते हैं थोड़ा, और उससे डॉक्टर का भी कंसंट्रेशन बहुत फिक्स रहता है जगह पे, क्योंकि गाने चल रहे हैं और कोई नॉइज हमारे कानों में नहीं जा रही है, हम फोकस कर रहे हैं लगातार। तो एक चीज तो ये 5 मिनट 15 मिनट ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे, 5 मिनट का ऑपरेशन होगा। पेशेंट सुबह आएंगे, भाई मेडिक्लेम प्रोसीडिंग्स रहती है, आंखों को तैयार करते हैं, आंखों की पुतली फैलाते हैं, आंखों को ड्रॉप डाल के ही सून करते हैं, कोई सुई हुई नहीं लगती, पट्टी नहीं लगती, कुछ भी पैच भी नहीं लगता, तो ड्रॉप डाल के सून करते हैं। तो उसमें 1.5 से 2 घंटा लगता है, उसके बाद सर्जरी होती है। फिर 1.5 से 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, अभी इमीडिएट कोई दिक्कत आ रही हो तो इमीडिएट सॉल्व की जाए, ऐसा नहीं कि इमीडिएट सर्जरी करके भेज दिया। तो 4 से 5 घंटे आप हॉस्पिटल अगर स्टे मानते हैं, विद मेडिक्लेम बोल रहा हूँ, तो एक अच्छा ऑपरेशन होता है। और कोई भी चीज़ हम जल्दबाजी में ना करें। पेशेंट, मैं एक बस सभी के लिए सजेशन देना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत कीजिए। हो सकता है डॉक्टर आपके बिजी हो, कहीं पे ओपीडी देख रहे हो या और किसी ऑपरेशन में बिजी हो। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो आप ही के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कारण ये कि डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो फ्री बैठे हैं और ऐसे खाली टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरे बस सजेशन ये है कि किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं करना है। आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहे हो, है ना, तो ये चीज रहता है कि 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट समय लेके आइए हॉस्पिटल। राइट। ये लेसिक सर्जरी क्या होता है? तो लेसिक सर्जरी में क्या करते हैं, जैसे ये कॉर्निया है, ठीक है, मैं इस डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। अब ये जैसे कॉर्निया है, तो कॉर्निया में सबसे पहले एक हम फ्लैप बनाते हैं, ऐसे फ्लैप कैसे बनता है, माइक्रोकेराटोम या लेजर द्वारा। जैसे हमने ये फ्लैप बनाया, उसके बाद कॉर्निया की सतह एक्सपोज होती है। फिर कॉर्निया का जो कर्वेचर है, जैसे ऐसे कॉन्वेक्स कर्वेचर है, उसको फ्लैट करते हैं। कॉन्वेक्स को कॉनकेव कैसे होता है, वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स कम कैसे होता है, लेजर द्वारा। इसको हम बोलते हैं एक्जिमर लेजर। 193 नैनोमीटर की लेजर होती है जो कॉर्निया के कर्वेचर को कम करती है। उसके बाद जो फ्लैप बनाया था उसको वापस रख देते हैं, सर्जरी खत्म। तो यही है सर्जरी। मतलब एक्चुअली इतना ही टाइम लगता है जितना मैंने बोला। मतलब मुश्किल से 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में सर्जरी हो जाती है। सेफ सर्जरी है, पर उसके भी कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। जैसे प्लस पॉइंट तो हो गया, चश्मा हट गया। माइनस पॉइंट क्या है, अब देखिए आप सतह को टच कर रहे हो, मैंने बोला सतह को टच या छेड़खानी नहीं करनी है, पर उस पर आप टच कर रहे हो तो ड्राइनेस आता है। ग्रेजुअली ये ठीक होता है 4 से 6 महीने में। ओके। दूसरा, सतह का आप कर्वेचर जब चेंज करते हो तो सामने की आने वाली जो किरणें रहती हैं वो फैलती हैं, जिसको हम बोलते हैं चकाचौंधी। तो रात में गाड़ी चलाने में दिक्कतें आती हैं। तो ग्लेयर, हेलोज, कुछ रिंग्स नजर आती हैं, और ये ड्राइनेस, ये सभी को होता है लेसिक के बाद। कुछ समय में ठीक हो जाता है ये भी जी। पर 40 के बाद चश्मा लेसिक वालों को आएगा, ये हम क्लियर ही बता देते हैं, क्योंकि पेशेंट को एकदम एक्सपेक्टेशन रहती है यार जिंदगी भर हम शायद बिना चश्मे के देखेंगे, पर ऐसा नहीं है। 40 के बाद आपको चश्मा पहनना होगा। तो ये हो गए माइनस पॉइंट लेसिक के, बट फिर भी इट इज वेरी सेफ, प्रोबेबली द सेफेस्ट सर्जरी ऑफ ह्यूमन बॉडी शायद। तो इस तरह से लेसिक। तो लोग लेसिक क्यों करवाए, चश्मा क्यों ना पहने? चश्मा ही पहनना चाहिए, मैं तो कभी बोलूंगा ही रेकमेंड करते हैं। हाँ, चश्मा ही पहनना चाहिए। बट अगर किसी को, अब देखिए किसी को आर्मी में जाना है तो उसमें तो आप कैसे 6x6 आपको बिना चश्मे के चाहिए विजन। किसी को मॉडलिंग करना है, उसमें भी अच्छा चाहिए, आपको देखना अच्छा है, चश्मा हटाना है। किसी को ऐसा है कि शादी में इन लॉज, जो मैं अक्सर मतलब अभी भी हम उस दौर में हैं कि इन लॉज बोल रहे हैं कि हमने चश्मा नहीं चाहिए तुम्हारी पे हमें, तो लड़कियां इसलिए भी कराती है बहुत, लड़के भी कराते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस भी तो पावर वाले आते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट लेंस टेम्पररी रहता है। कल को जाके कभी ना कभी तो इन लॉस के सामने या आर्मी में पहनना पड़ेगा ना उस व्यक्ति को, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे लोगों को जरूर कराना चाहिए बिल्कुल, या जो मन से चाहे यार मुझे चश्मा नहीं पहनना है। इसमें क्या है, थोड़ी शर्म वाली बात भी रहती है कभी कभी लोगों, जैसे मुझे तो बहुत सालों से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पहनना। बट जैसे कोई बॉल्ड है ना, तो वो बाल लगवाए ना लगवाए उनकी चॉइस है। अब वो चाहे तो वैसे रह सकते हैं, पर उससे उनका कॉन्फिडेंस अगर कम हो रहा है, अगर आपका वर्क अफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप चश्मा हटवा लो। अगर आप कॉस्मेटिकली चाहते हो कि आपको नहीं चाहिए चश्मा, तो आप हटवा लो। अदरवाइज जैसे एक बस अब एग्जांपल अपने दिमाग में वही सोचें कि एक बाल जो बॉल्ड है वो अपना बाल लगवाता है, वो इसी वजह से लगवाता है क्योंकि उसको एक ऐसा कुछ बेशर्मी वाली बात नहीं, बट उसको महसूस होती है, तो इसलिए वो लगवाता है।
पर कुछ कुछ हमने फेमस एक्टर्स देखे हैं जो चश्मे के साथ भी, फेमस क्रिकेटर्स सौरव गांगुली चश्मे के साथ उन्होंने पूरा खेला है और इतना अच्छा खेला है कि अब मतलब दुनिया कहती है उनके बारे में। करेक्ट। डेनियल विटोरी, ये सब खेले हैं चश्मे के साथ। राइट। अच्छा, हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में बात की थी जो फैंसी और कलरफुल थे। हाँ। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहते हैं पावर के साथ, जिनकी दृष्टि में दोष है, तो उनके लिए कितना सेफ है ये? सबसे पहले तो एक है ना, इस तरह का कॉन्टैक्ट लेंस है जिससे आप चश्मा हटा सकते हैं। चश्मा मतलब कॉन्टैक्ट लेंस बिना लगाए। कैसे? आप रात में कॉन्टैक्ट लेंस लगाओ, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो के लेंसेज, और इसका नाम होता है प्रोसीजर का ऑर्थो केराटोलॉजी। इसमें रात में आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनो। वो थोड़े हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस थे, वो कॉर्निया की सतह को, जैसे मैंने बताया लेसिक में कॉन्वेक्स जो कॉर्निया की सतह है कॉन्वेक्स, उसको थोड़ा सा कम करता है कॉन्वेक्स। जैसे ही वो साइज में कम होता है वैसे ही आपका जो है चश्मा उतर जाता है। तो अगले दिन चश्मा उतरा रहता है, फिर आप रात में कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, अगले दिन चश्मा उतरा रहेगा बिना कॉन्टैक्ट लेंस के। ऐसा है? सुबह आप निकाल दो, रात में लगाओ, सुबह निकाल दो, पर पूरे लगा दिन के सोना है जी। तो ऐसे वाले को पहन के सो सकते हैं? जी, उस वाले को पहन के सो सकते हैं, बट उसमें भी इंडिया में अभी करंटली हम इतने हाइजीनिकली सेफ नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से पूरा हाइजीन कर लो, बट पॉल्यूशन जो है, इतनी सारी चीज़ें हैं इंडिया में जो चीज़ें अभी भी अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए इंडिया में अभी भी बहुत हाई रिस्क है इन्फेक्शन का ऑर्थोकेराटोलॉजी में। इसलिए इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है, बाहर के देशों में प्रचलित हो चुका है ये। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि चश्मा सबसे सुपीरियर आता है। उसके बाद पे आता है लेसिक या चश्मा हटाने की सर्जरी, जैसे सिल्क स्माइल, कॉन्टूरा, फेमटो, ये हो गई, ICL, ये सब आ गई सेकंड। थर्ड पे मैं डालूंगा कॉन्टैक्ट लेंस को, और फोर्थ पे डालूंगा ऑर्थोकेराटोलॉजी को। आप रात में पहन के सो रहे हो, कल को इन्फेक्शन हो गया तो जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी, केवल आपकी रहेगी। और हैं बहुत महंगे। लेसिक सर्जरी हो जाती है 40,000 में दोनों आँख की, ऑर्थो के लेंस आता है 40,000 का। और मेरे एक पेशेंट का तो नीचे झुका, नीचे गिर के टूट भी गया, तो गया खत्म, फिनिश हो गया। हाँ। बेटर है लेसिक कराना अच्छे हाथों में। और सबसे पहले लेसिक के पहले भी हम लोग चेक करते हैं आंखों को। 11 टेस्ट होते हैं लेसिक के पहले। सारे टेस्ट में अगर ग्रीन सिग्नल आया, यानी सारे टेस्ट अच्छे आते हैं, तभी हम लेसिक करते हैं। अदरवाइज हम रिस्क पहले ही बता देते हैं पेशेंट को। और आप समझ लीजिए 40% केस में हम रिजेक्ट ही कर देते हैं कि लेसिक हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो वैसे केसेस के लिए बना है ICL। नहीं है कि बस हमें पैसा बनाना है, सबका ही लेसिक कर दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले हम एक ओथ लेते हैं कि हम जात पात से, हम पैसा बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम एक चीज अगर आपको मैं सही बताऊं, कोई भी वर्क में अगर आप एथिकली काम करो, शायद आप धोखेबाजी से ज्यादा पैसा कमा लोगे, ये गारंटी के साथ। हाँ, ये तो है, शॉर्टकट में लोग रहते हैं, लेकिन अगर मैंने एक को मना किया, वो 10 ऐसे लाएगा जो लेसिक करा लेगा, क्योंकि यार हमें सही सलाह मिली थी भाई, हमें डॉक्टर साहब ने मना किया था भाई लेसिक आप मत कराओ, आपके लिए सही नहीं। अच्छा, ये कैटरैक्ट या लेसिक सर्जरी के बाद कितने टाइम तक स्मार्टफोन या टीवी, मोबाइल, ये सब सेम डे से अवॉइड करना चाहिए? सेम डे से आप देख सकते हैं, सेम डे से देख सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्जरी बहुत आधुनिक हो गई। हाँ, सेफ देखिए उस प्रकार से कि आप मसल ना ले देखते हुए, उसके लिए आजकल पट्टी तो लगती नहीं है, तो एक गॉगल हम देते हैं जिससे कि पेशेंट हाथ ना लगा ले। उससे क्या होता है, पेशेंट का एक ध्यान भटकता है। वो ब्लैक चश्मा क्यों रहता है? ब्लैक आजकल ट्रांसपेरेंट देते हैं सर। ब्लैक चश्मा जो होता है, वाले सबको देखा एकदम काला चश्मा पहन के बूढ़े लोग घूम रहे गांव में। 5-7 साल पहले ब्लैक होते थे। अब ब्लैक से हानि क्या होती है? ब्लैक से देखिए अंधेरे में क्या होता है, आपका प्यूपिल डायलेट होता है। तो अगर हम ब्लैक चश्मा दे देंगे मोतियाबिंद वाले को, तो प्यूपिल क्या होगा, उसका अंदर चश्मे के अंदर क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, और पुतली अगर फैल जाएगी तो उसको धुंधला दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किरणें ज्यादा जाएगी। अब वो जो यूज एंड थ्रो चश्मे देते हैं ब्लैक वाले, वो इतने अच्छे नहीं होते कि वो यूवी लाइट को प्रोटेक्ट कर सकें, बल्कि आपकी पुतली फैला देते हैं, जिससे किरणें ज्यादा जाती है, जिससे और डैमेज होने का चांस है। तो इसलिए आजकल ट्रांसपेरेंट गॉगल दिए जाते हैं, जिससे कि लाइट आर पार जा सकती है। और टीवी मोबाइल देखने से ना सर ध्यान भटकता है, तो पेशेंट क्या है, हमेशा यार मेरा ऑपरेशन हुआ था, ये कुछ तो हो रहा है। बेटर है कि आप अगले दिन से 1-1.5 घंटा रखो। जी, 1-1.5 घंटा देखा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आंखों को लेकर ऐसा कौन सा मिथ है जो इंडियंस बहुत ज्यादा अभी भी बिलीव करते हैं? कई सारे हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो बच्चों की आंखों में काजल। अब ये सोचते हैं कि यार उससे आंखें बड़ी होती हैं, चश्मे का नंबर नहीं आता है, बट ये सब बहुत बड़ा मिथ है। काजल से क्या होता है, नजर से बचाने के लिए भी हाँ, नजर से लगाने के लिए तो इधर भी लगाया जा सकता है। वो आंख पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है कि आंखों में, जैसे मैंने बताया, कुछ ऑयल सिक्रीटिंग पोर्स होते हैं। अगर सपोज किसी ने काजल अंदर तक लगा लिया ऐसे, तो वो ऑयल के पोर्स यही होते हैं,
अब वो ब्लॉक हो गए तो ऑयल निकलेगा नहीं, ऑयल निकलेगा नहीं तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि ऑयल की सतह ही तो प्रोटेक्ट करके रखती है आंखों को। तो काजल एक बहुत बड़ा मिथ है, काजल लगाना नहीं चाहिए इंडियंस को। और कई सारी चीजें मैंने देखी, अगर आपने कई सारी वायरल रील्स देखी हो अभी, कोई ऐसे निकाल के चश्मा फेंक दे रहे हैं चादर पे, कोई कर रहे हैं कि चश्मा मैं हटा दूंगा, ये गोल लगा लो, नाभि में गोल लगा लो, चश्मा हटा देंगे। देखिए इन सब का कोई भी सर पैर वाली बात नहीं है, आंखों की लेंथ पे निर्भर करता है। आंखें जितनी बड़ी उतना ज्यादा माइनस में पावर। हाइट जैसे बड़ी है किसी की तो वापस छोटी थोड़ी की जा सकती नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आंख का साइज हो गया, अब कौन सा शरीर का भाग है, नाक वापस छोटी नहीं हो सकती, होठ वापस छोटी नहीं हो सकते, आंख कैसे होगी वापस छोटी? आंख के साइज पे निर्भर करता है चश्मा, और वो एकाएक छोटा नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग जो मतलब गलत चीजें फैला रहे हैं, इनका पर्दाफाश करना भी हमारे जैसे लोगों की, जो हम इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो पॉडकास्टर्स हैं या जो भी उस बारे में टॉपिक में जानते हैं, उन्हीं को इसमें करके कुछ ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि वो लोग ब्लॉक हो सकें, क्योंकि उनके कंटेंट ज्यादा वायरल होते हैं। राइट। आज मैं बता दूंगा, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें आप कोई भी रील बना लीजिए, उनके कंटेंट से ज्यादा वायरल नहीं होगी। तो उसमें लोगों को लगता है अरे वाह यार जादू हो गया, तो ऐसे निकाल के फेंक रहे हैं चश्मा, तो वो सही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ को लेकर मैं बड़ा सरप्राइज रहता हूँ कि 1.5 साल के बच्चे जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे, उनके आंखों में भी चश्मा देखता हूँ। ये कैसे पता चलता है कि उसको चश्मे की जरूरत है? जी, सबसे पहले तो ना, अगर ऐसा कोई बच्चा दिखे जिसकी आंखों में तिरछापन है, तो यानी वो बच्चा बता नहीं रहा, कैसे वो पता चलता है? आपको दिख जाएगा। नहीं, पहली चीज मैं बोल रहा हूँ जो सबसे कॉमन लक्षण है इतने छोटे बच्चे में, लेस देन 1 ईयर ओल्ड में, कि उसको चश्मे का नंबर हो सकता है, वो है आंख में तिरछापन। मतलब एक आंख सामने देख रहा है, एक आंख हल्का सा अंदर की तरफ गया है, सबसे कॉमन कारण भी हो सकता है। बाहर की तरफ में चश्मा जनरली नहीं, अंदर की तरफ में प्लस का चश्मा होता है। अंदर की तरफ में प्लस का चश्मा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मसल है ना, ये हमारी आंखों की मांसपेशियों के साथ काम करती है। प्लस के चश्मे वालों को बहुत मेहनत करके पास का क्लियर दिख जाता है। प्लस के चश्मे में लाइट जो है रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, आपका लेंस मेहनत करता है और लाइट को रेटिना पे फोकस कर देता है। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, आंखों में एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है, और एक्सर्शन वाली मसल है ये, तो आंख अंदर की तरफ घूम जाती है बच्चों की। अब ये अगर टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुआ तो लंबे समय में ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है बच्चों को। तो इसलिए मुझे लगता है कि 1 साल में कुछ डेंजर साइन हमें ध्यान रखने। आंख तिरछी हो गई, आंख में कोई सफेद रिफ्लेक्स दिख रहा है या पीला रिफ्लेक्स दिख रहा है, या बच्चा जो है मदर को ही नहीं पहचान रहा है या फादर को ही नहीं पहचान रहा है, या आंखें गोल गोल घूमती जा रही हैं, एक जगह फिक्स नहीं हो रही। कभी कभी आंखें ऐसे घूमती जा रही रहती हैं बच्चों की, अच्छा, तो एक जगह फिक्स नहीं हो रही है। या बच्चे में प्री मैच्योरिटी यानी समय से पहले पैदा हो गया हो, वजन बहुत कम हो, तो उसमें रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी यानी जल्द पैदा हो जाने वाले बच्चों की आंख की बीमारी हो जाती है। तो ये सारी चीजें बेसिक लक्षण से आंख में तिरछापन, आंख में सफेद या पीला रिफ्लेक्स, या आंखों पे फोकस ना करने की क्षमता बनना, इन सब चीजों में होता है। 3 से 4 साल की उम्र में जब पहली बार बच्चा थोड़ा ABCD पढ़ने लगता है, स्कूल जाता है, तो सबका आई चेकअप मस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार चश्मे का नंबर हमें पता चलता है। तो पहले के जमाने में क्या था, अरे देख ले चल जाएगा, काम चल जाएगा, ऐसे करके चला देते थे काम। मुझे खुद 8th में लगा था, हो सकता है मुझे पहले से हो, पर लगा 8th में था। लेट करने से पे पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। पावर भी बढ़ जाता है, साथ में कभी कभी आंखें एक लेजी आई नाम की बीमारी हो जाती है। क्योंकि देखिए आंखों में क्या होता है, 10 साल की उम्र तक ही रोशनी बनती है, 10 साल के बाद जो बन गई वो फिक्स हो गई। तो ये 10 साल तक में अगर रोशनी बनी नहीं पाई तो लेजी आई हो सकता है। और रोशनी कैसे बनेगी, चश्मा ही लाइट को फोकस करेगा रेटिना पे। तो अगर चश्मा ही नहीं पहना तो आपकी लेजी आई यानी आंख परमानेंटली कमजोर हो सकती है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं एम्ब्लायोपिया। तो इसलिए बच्चों को टाइम पे चेकअप करा के टाइम पे चश्मा पहनाना जरूरी है, नहीं तो लेजी आई हो जाता है। अच्छा, जो लोग तिरछा देखते हैं उनकी नजर भी सीधी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल हो सकती है, ऑपरेशन द्वारा होती है, पर जैसे मैंने बताया कि चश्मे के नंबर द्वारा भी बच्चों में हो जाती है। जो बड़े लोग एडल्ट्स हैं, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि जैसे मजाक में बोलते हैं ना, किससे बात कर रहा है, जो एक लंदन देख रही है, एक जापान देख रही है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। तो वो उनको अगर एक ही जगह निगाह और निशाना करना है, तो कैसे वो आंखों को सीधा कैसे करें? चेकअप में ना हम 2 तरह के तिरछेपन देखते हैं। एक होता है इंटरमिटेंट यानी कभी कभी तिरछापन, वो ज्यादा एक्सर्शन के बाद जिनकी आंखें मसल कमजोर हो गई है उनको हो जाता है। जैसे हम बात करते करते मेरी आंख ऐसे बाहर अगर चली गई और फिर मैंने वापस फोर्सफुली अंदर कर लिया, यानी ये इंटरमिटेंट है। आप अगर एक्सरसाइज करोगे, मेहनत करोगे थोड़ा सा आंखों पे, तो ये ठीक हो जाएगी। एक होता है परमानेंट कि आंख पूरी ही इधर चली गई और कितनी भी कोशिश करने पे अंदर नहीं आ रही है। दोनों आंखें लेकिन नहीं, एक आंख हमेशा फोकस करती है, दूसरी एक ही आंख बाहर जाती है ज्यादातर। इस आंख को अंदर लाने के लिए ऑपरेशन होते हैं, जिसमें कि हम बेसिकली जैसे घोड़े को लगाम से ऐसे करते हैं ना, उस प्रकार से हम आंख को सही
जगह मसल उसका पकड़ के खींचते हैं मसल को। यहाँ से मसल टाइट कर देते हैं, यहाँ की मसल लूज कर देते हैं। तो अगर बाहर चली गई है तो यहाँ की मसल लूज हो गई, यहाँ की टाइट हो गई, तो आंख आ जाएगी बीच में। सिंपल। कितना खर्चा आता है इसको करने में? खर्चा 30 से 35 हज़ार के बीच में बेसिक, अगर सिंगल मसल है। पर कभी कभी आंखों में 6 मसल होती है, कभी कभी 4 मसल करनी पड़ जाती है, उसमें तो 70-80 हज़ार के करीब भी आ सकता है। तो ये परमानेंट है? परमानेंट नहीं। देखिए ये सॉल्यूशन ऐसा है कि उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डॉक्टर के कहा मान रहे हो, ऐसा नहीं है कि उस समय हो गए ठीक, आंख आपकी बीच में आ गई, पर वो तो वापस बाहर जा सकती है। तो ऑपरेशन के बाद आगे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। कभी कभी रीसर्जरी की जरूरत पड़ती है, 2-2.5 मिनट 3 मिनट की होती है रीसर्जरी। मेजर सर्जरी जो होती है वो तो 15 से 20 मिनट की होती है इसकी। तो ऐसा जनरली मतलब होता क्यों है? आपने पहले भी बताया था कि बचपन में नहीं ध्यान दिया, तो यही एक वजह एक ये हो गया। दूसरा, एक आंख की रोशनी अगर कम हो गई। अब देखिए फोकस करने के लिए क्या चाहिए? रोशनी। अगर रोशनी अच्छी रहेगी तो ये आंखें दोनों बीच में देखेगी। सपोज इस आंख में रोशनी कम हो गई तो ये आंख धीरे 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 करके अपनी रेस्टिंग पोजीशन जो बाहर की तरफ है वहां चली जाएगी। रेस्टिंग पोजीशन आंखों की बाहर की तरफ है ऐसे। तो बीच में जो है फोकस नहीं करेगी तो आंख बाहर चली जाएगी। और बार बार अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो आंख बाहर ही रह जाती है, जिसके लिए ऑपरेशन करके वापस अंदर लाया जाता है। कभी कभी कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी होती है, जैसे नर्व पाल्सी हो गई, थर्ड नर्व कमजोर हो गई, जो आंखों की बहुत सारी मसल को सप्लाई कर रही है। ब्रेन में स्ट्रोक आया तो भी आंख तिरछी हो सकती है, आंख की पलक ऐसी छोटी हो सकती है, कम ड्रूप कर सकती है। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर कोई जन्म से अंधा पैदा हुआ, उसका ट्रांसप्लांट करके आंखों की रोशनी लाई जा सकती है? देखिए जन्म से अंधेपन के भी कई सारे कारण होते हैं। सपोज एक बच्चा है छोटा सा जो जस्ट पैदा हुआ और उसके आंख में एक सफेद रिफ्लेक्स दिख रहा है, दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, तो उसकी रोशनी वापस लाई जाए। जो मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट मेरे दिल के बहुत एक करीब किस्सा, जिसमें एक 2 साल की बच्ची थी जिसका मैंने दोनों आंख से बेसिकली उसको दिखता नहीं था। उसके पहले के वीडियोस में अपनी मदर को भी नहीं देख पा रही है, उसको मैंने ऑपरेट किया, उसका एक आंख में लेंस इम्प्लांट किया, अभी दूसरी आंख बची है उसकी करने की। बट उसके फादर ने मुझे 3 ही दिन बाद उसकी मदर के पीछे वो भागता फोटो दिया कि वो देख के भाग रही है पीछे पीछे, जो देख नहीं सकती थी वो मदर के पीछे, मदर को देख के भाग रही है, टच कर रही है। आपने वो कैसे किया? मतलब आंखों से जो ब्रेन से नर्व सारे जो आंखों से कनेक्ट हो रहे हैं, वो कैसे कनेक्ट? नहीं, मैंने कंजेनिटल मोतियाबिंद का बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे बचपन से कोई सफेद रंग की आंख से पैदा हुआ, अंदर की तरफ सफेद हो गया है, यानी मोतियाबिंद है। बहुत बार सफेदी दिखती नहीं है, डॉक्टर के पास चेकअप करके पता चलता है, क्योंकि वो बच्ची की आंखें ऐसे गोल गोल घूमती थी, एक जगह फोकस नहीं करती थी, इसलिए वो लोग मेरे पास लाए, जिसमें मैं बताया कि बच्चे को दोनों ही आंखों में बचपन से मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद ठीक किया जा सकता है। अगर किसी की आंखें फूट गई तो क्या ट्रांसप्लांट हो सकता है? जो आंखें अगर फूटने के भी कई कई किस्म के होते हैं, जैसे कि अगर फूटी है, कुछ हिस्सा कट गया है, उस पर सिलाई की जा सकती है। अगर पूरी ही डैमेज हो गई है तो उसका ट्रांसप्लांट क्या कि पूरी आंखों का नहीं होता, ट्रांसप्लांट पूरी आंखों का नहीं होता, ट्रांसप्लांट केवल कॉर्निया का होता है, जो हमारा काला भाग है। तो अगर पूरी तरह से डैमेज हो गई, जिसको हम कहते हैं ग्लोब रप्चर, तो कभी कभी परमानेंट अंधापन भी आ सकता है। पर आजकल के जो इतने अच्छे मतलब बेसिकली ट्रॉमा सर्जन्स हैं, हम लोग भी ट्रॉमा का इलाज करते हैं आंखों में चोटिल लोगों का। मैंने आंखों के अंदर से कई सारे ब्लेड के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े सब निकाले हैं रेटिना में से। किसी ग्राइंडर का घुस गया, किसी का पत्थर घुस गया अंदर, जोर से पत्थर मार दिया, तो ये सब निकाले हैं और बचाई ही ऐसी आंखें। बट फिर भी मैं कहूँगा, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 15 से 20% पूरी आंखें रप्चर हुई वाले लोग हम नहीं बचा सकते, और बाकी लोगों की भी रोशनी आधी लौटा सकते हैं, पूरी रोशनी हम नहीं लौटा सकते। अभी लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी एडवांस आ रहे हैं आंखों के रोशनी देखिए को ठीक अब करने ये के सब लिए? जो हम बातें कर रहे थे कि भाई हम रप्चर को ठीक नहीं कर पा रहे, बचपन से जिसका ऑप्टिक नर्व कमजोर है उस बच्चे को ठीक नहीं कर पा रहे। हाँ, कॉर्निया जिसका कमजोर है उसको ठीक कर पा रहे हैं, लेंस जिसका कमजोर है उसको ठीक कर पा रहे हैं, पर जो है हम बहुत सारे लोगों को ठीक ही नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए एक आया है ट्रीटमेंट जो इलॉन मस्क की कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है न्यूरालिंक, और FDA ने इसको ब्रेक थ्रू डिवाइस बोला है। फेडरल ड्रग एसोसिएशन ने ब्रेक थ्रू डिवाइस, अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है यूज करने के लिए, अभी भी रिसर्च उसमें चल रही है। उसका तो क्या न्यूरालिंक तो ऐसे आंखों से कंट्रोल करना है ना डिवाइस हाँ, को? कंट्रोल कर सकते हैं आंखों से न्यूरालिंक, बट आगे का उसका मैकेनिज्म ये होने वाला है, जैसे अभी तो केवल कंट्रोल करने जितना आया है, हम लोग बिना बात किए बात भी कर सकते हैं क्या? आगे जाके ऐसा बोला जा रहा है कि उससे आप आगे क्या है, जैसे न्यूरालिंक जो डिवाइस रहेगा वो बता देगा भाई आगे 2 लोग बैठे हैं तो आप उधर से साइड से जाओ। दूसरे, मैंने खुद ही जो चश्मे पहने मेटा क्लास, इसमें एक फीचर है बी माई आइज, यानी मैं आंख बंद करके भी अगर मैं बी माई आइज बोलता हूँ तो वो बता देगा मुझे कि यहाँ पे कोई बैठे हैं, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, आप इधर से घूम के जाओ। तो बी माई आइज फीचर भी आ गया। ऐसे ही एक आ गया आर्टिफिशियल रेटिना। मैंने बताया जैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है, बट आजकल रेटिना भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो गया है आर्टिफिशियल रेटिना के द्वारा। अब ये आर्टिफिशियल रेटिना को साधारण भाषा में कहते हैं बायोनिक आई। ओके।
ये बायोनिक आई जो है रेटिना के अंदर फिट हो जाता है, 2 से 2.5 घंटे का ऑपरेशन होता है, हम फिट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये कि अभी उसकी सेंसिटिविटी या उसका ट्रीटमेंट का जो बोले क्वालिटी उतनी नहीं आई है। मतलब उसको दिखता है बस अंधेरे से थोड़ा यहाँ तक दिख जाएगा, बस इतना। जब तक वो पूरा नहीं दिखवाएगा तब तक इतना खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है पेशेंट्स के लिए। तो ये सब आधुनिक चीजें आ गई, बायोनिक आई, न्यूरालिंक डिवाइस। मोतियाबिंद के ट्रीटमेंट में बहुत सारे लेंसेज देखने को मिलते हैं, कौन से लगाने चाहिए? देखिए हर लेंस से दिखेगा। अब इसमें ये है कि अगर आपका रेटिना अच्छा है तो 10 रुपए के लेंस से भी दिखेगा, लाख रुपए के लेंस से भी दिखेगा। रेटिना कमजोर है तो 1.5 लाख के लेंस से भी कुछ नहीं दिखेगा। तो ये हमें पहले पेशेंट की धारणा ठीक करनी है कि भाई अगर आपका पर्दा कमजोर है तो ज़्यादा खर्चा मत करो लेंस पे, अपने पर्दे के इलाज पे ज़्यादा खर्चा कर लो। तो लेंस 4 प्रकार के आते हैं मुख्य तौर पे। मोनोफोकल, जिसमें दूर का दिखता है, पास का चश्मा लगा के दिखता है, 2.5 नंबर का चश्मा लगता है। मल्टीफोकल, ये एक मिसनोमर है, यानी शब्द ही गलत है। ये है बायफोकल, क्योंकि उस जमाने में नहीं उनको पता था कि उसके आगे भी हम लाएंगे। तो बायफोकल, दूर का दिख जाएगा, पास का दिख जाएगा। ये इंटरमीडिएट विजन जो है ये धुंधला रहेगा। पर रात में गाड़ी चलाने में दिक्कतें आएंगी मल्टीफोकल लेंस में। उसमें रिंग्स होती है जिससे सामने की लाइट फैलती है। मोनोफोकल में रिंग्स नहीं होती। फिर आते हैं ट्राइफोकल, जिसमें कि दूर पास तो दिख ही जाएगा, साथ में इंटरमीडिएट भी दिख जाएगा। ट्राइफोकल, दूर बीच पास तीनों दिख जाएगा। उसमें भी रिंग्स होती है, पर थोड़ी चकाचौंधी लगेगी रात में गाड़ी चलाने में। बट मल्टीफोकल से थोड़ी कम रिंग्स होती हैं, तो थोड़ा बेटर चला लेंगे। सबसे एडवांस लेंस होते हैं ईडॉफ्स, एनहेंस्ड डेप्थ ऑफ फोकस, EDOF। एनहेंस्ड डेप्थ मतलब दूर तक भी फोकस करते हैं, पास तक भी फोकस करते हैं, पूरा डेप्थ बढ़ा दिया है और रिंग्स भी नहीं है। तो यानी रात में गाड़ी भी चलाइए, दूर पास का देखिए। पर मैं क्लियर व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि ईडॉफ लेंस में हल्का सा 0.75 पास का चश्मा आता है। ट्राइफोकल में पास का नहीं आता इतना, पर ईडॉफ में जरूर आता है। कारण ये उसमें रिंग्स ही नहीं है। तो फोकस जो करना है आपकी आंखों को ही करना है। तो ईडॉफ लेंस कब काम करते हैं? जब दोनों आंख का ऑपरेशन हो जाए, तब दोनों आंख फोकस साथ में कर लेती है। तो मतलब उसके कॉस्ट भी काफी हाई होता है। ईडॉफ लेंसेज के MRPs वगैरह बहुत हाई होते हैं। क्या लगभग प्राइस होता मतलब जैसे मोनोफोकल आपको अंदाजन 10,000 से लेके 50,000 के बीच में हो जाता है। ये मैं फेको कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में बोल रहा हूँ, MICS, माइक्रो इंसिजन सर्जरी जो मैंने बताई। रोबोटिक के बारे में नहीं बोल रहे हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक जो होता है वो मल्टीफोकल और ट्राइफोकल का रहता है। 1,10 तक आप पकड़ लीजिए। जो एडवांस अच्छी ब्रांड के ट्राइफोकल लेंसेज वो 1,10, 1,20 तक भी लग जाता है। टोटल पूरा सर्जिकल कॉस्ट बता रहे हैं। पर आई दोनों के लिए नहीं? दोनों के लिए तो 240 तक पड़ जाता है। मतलब और दिल्ली में तो शायद और ज्यादा होगा, मैं तो इंदौर के रेट्स बता रहा हूँ। अच्छा। Tier 2 सिटीज के, Tier 1 सिटीज में तो और ज्यादा होगा। और सबसे जो महंगे आते हैं ईडॉफ लेंसेज, उनका रेंज करता है 1.2 से लेके करीब 1.8 लाख के बीच में पर आए। लेकिन Tier 2 Tier 3 सिटी में तो और ज्यादा महंगा, और मेट्रो सिटी में सस्ता होना चाहिए ना? नहीं, क्योंकि यहीं से आके जा रहा है। यहाँ ज्यादा महंगा क्यों है? यहाँ ज्यादा महंगा इसलिए क्योंकि जो बेसिकली डॉक्टर्स का कॉस्ट है, सर्जिकल फीस जो है, मशीन के जो चार्जेस हैं, तो वो अलग रखनी चाहिए ना, लेंस का कॉस्ट अलग रखना चाहिए। डेफिनेटली लेंस का कॉस्ट अलग ही। लेंस जैसे आपको उतने का ही है, बट अगर आपके जो OT स्टाफ हैं, जो आपकी मशीनरी है, वो ज्यादा कॉस्ट, वो जी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज्यादा हैं, हर चीज। देखिए अल्टीमेटली सर्जरी जो है डॉक्टर लॉस में नहीं कर सकते। मतलब अगर हॉस्पिटल प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो ज्यादा लोगों को मदद नहीं कर सकता, ज्यादा लंबे समय सस्टेन नहीं हो सकता। तो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है। हाँ, में ये बहुत गलत है कि अगर कोई बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि गलत है एक तरह से, कि जो हाई चार्ज है वो आप अपने लेंस हाई जो है उसमें करना चाहिए, ना कि खुद की फीस अपने को बहुत हाई कर लेनी चाहिए, जिससे आप साधारण व्यक्ति को बेनिफिट ना दे पाए। अच्छा। बट हाँ, अगर अच्छी पद्धति कोई भी पेशेंट चूज करना चाहेंगे सबसे अच्छी, तो वो उसका एक कॉस्ट होता है जो पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। क्योंकि पद्धति का कॉस्ट है वो। बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर विनीत मुथाजी आपसे बात करके। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, आइज के हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली आपसे, और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा जी जो आपने बताया। बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, एक आखिरी सवाल जो व्यूअर्स के लिए है कि डेली रूटीन में अगर सुबह उठते हैं तो आंखों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारी आंखें हमेशा अच्छी रहें? जैसे सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं ना, ऐसे ही आंखों को हल्के नॉर्मल पानी से थोड़ा सा वॉश कीजिए। पानी के छपके मत मारिए। फिर आंखों को थोड़ी देर बंद करें। मेडिटेशन जो होता है ना, वो हर चीज़ के लिए अच्छा है। आपका दिमाग तो अच्छा रखता ही है, साथ में आंख भी तो दिमाग का ही भाग है। आप आंख को बंद करके रखेंगे, आंखों में बहुत रिलैक्सेशन आएगा। सोकर उठे, हाँ, तब तो लंबा मेडिटेशन किया। सो के उठना एक है कि आप तो बेसिकली आप सो गए हो ना, आप कुछ कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे हो। यहाँ जब आप कॉन्शियसली आंख बंद करके रख रहे हो तो आपका माइंड जो है बहुत एक रिफ्रेश होता है। सिमिलरली वो रीसेट बटन जो है आंखों के लिए भी होता है। क्योंकि सोते समय भी एक REM स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। सबसे डीप स्लीप होती है REM स्लीप, जिसमें आंख ऐसे से हिलेगी अंदर पूरी।
तो आँख तो मेहनत कर रही है सोते हुए भी। सोते हुए भी जी, REM स्लीप जो होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो सबसे डीप जिसमें हम सपने देखते हैं, वो स्लीप में आपका आँख खिलता है। और ये आप कंट्रोल कर रहे हो वॉलंटरीली, आप खुद की ध्यान इच्छा शक्ति से कि हाँ मैं बंद रखूंगा, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। तो सुबह उठते से जो फोन साइड में उठा के जो देखना है यार, कितने व्यूज आए, कितने फॉलोज आए, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर बढ़े, या स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, उठते से ये सब चीजें नहीं करना है। आँख को थोड़ा समय दीजिए, अपने माइंड को थोड़ा समय दीजिए, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने बुलाया, इतने वार्मथ से आपने मुझे यहाँ पे बेसिकली सब गाइड किया। और देखिए, हमारा भी पॉडकास्ट का रेगुलर एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट आपसे हमें कई चीजें सीखने को मिली। जैसे आपको हमसे आंखों के बारे में पता चला, ऐसे हमें आपसे पॉडकास्ट के बारे में और बाकी काफी सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिली। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनीत, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द राहुल रंजन शो। ऑलराइट गाइस, तो आपने सुना डॉक्टर विनीत मुथाजी को, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस सीनियर मेडिकल डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं और आई सर्जन हैं, रेटिना सर्जन आप कहते हैं अपने आप को। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अपनी आंखों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये दुनिया जितनी खूबसूरत है, आंखों के बिना आप इसका आनंद नहीं उठा सकते। और आंखों से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो उसको लाइटली मत लीजिए, तुरंत अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। फ्री में आई सर्जन अपनी स्पेशलिटी बता रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, उसका आनंद उठाइए। और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, नए एक्साइटिंग गेस्ट के साथ, नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।